दोस्तों, इस तस्वीर में जो महिला आप देख रहे हैं उनसे एक बहुत बड़ी चूक हो गई। उन्होंने वो बात कह दी जो कभी नहीं कहनी चाहिए थी, और वो भी कश्मीर जैसे संवेदनशील मुद्दे पर। दरअसल हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मंच पर एक ऐसा सीन बना जिसने सबको चौंका दिया। एक विदेशी महिला अधिकारी ने खुले मंच से भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर को घेरने की कोशिश की। शायद उन्हें अंदाजा नहीं था कि सामने जयशंकर साहब हैं, जो जवाब सिर्फ देते नहीं बल्कि सामने वाले की सोच ही पलट देते हैं। यही वजह रही कि एक गलत अनुमान ने पूरे मामले की दिशा बदल दी। और अब दोस्तों, इस कहानी में एक बहुत बड़ा मोड़ आ चुका है। लेकिन यह सब शुरू कैसे हुआ, इसके लिए हमें जाना होगा पाकिस्तान और तुर्की के बीच हुई एक मुलाकात तक। कुछ दिन पहले पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशाक डार तुर्की के दौरे पर पहुंचे। इस दौरे का असली मकसद क्या था, यह साफ नहीं बताया गया, लेकिन पाकिस्तानी मीडिया का कहना था कि पाकिस्तान किसी बड़े सहारे की तलाश में था। इसी दौरान इशाक डार की मुलाकात तुर्की की सेक्रेटरी डालमा से हुई। कैमरे ऑन हुए और बातचीत का रुख अब जो अचानक कश्मीर की तरफ मोड़ दिया गया। यहां डालमा पाकिस्तान की बातों में बहकती हुई नजर आई। भारत को लेकर उन्होंने ऐसे बयान दे दिए जो न सिर्फ सच्चाई से दूर थे, बल्कि कूटनीति की सारी सीमाएं भी पार कर गए। भारत के लोकतंत्र और कश्मीर को लेकर उन्होंने जो कहा वह सीधा भारत की संप्रभुता पर हमला था। यहीं से साफ हो गया कि यह मामला अब चुपचाप खत्म नहीं होगा। यह सिर्फ नाराजगी नहीं थी, बल्कि भारत को खुले मंच से चुनौती दी गई थी। और जब चुनौती खुलेआम दी जाती है तो जवाब भी उसी ताकत से दिया जाता है। अब सबकी निगाहें इस बात पर टिक गई थी कि भारत आखिर क्या जवाब देगा, क्योंकि मीडिया के सामने आते ही तुर्की की सेक्रेटरी के शब्द और ज्यादा तीखे हो गए। कश्मीर के मुद्दे पर उन्होंने भारत पर सीधा हमला बोलते हुए कहा कि भारत लोकतंत्र की बात करता है, लेकिन कश्मीर में सेना के जरिए युवाओं का एनकाउंटर कर रहा है। और बस यहीं से पूरा मामला आग की तरफ फैल गया। दोस्तों, यह कहानी यहीं खत्म नहीं होती। आगे क्या हुआ, भारत ने कैसे पलटवार किया, यह जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, उनके मुताबिक कश्मीर में मारे गए युवक कोई अपराधी नहीं थे। उनका दावा था कि यह सिर्फ आजादी की मांग करने वाले लोग हैं। अब जरा सोचिए, इस एक लाइन का मतलब क्या था। सीधा सीधा भारत की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल, और उससे भी बड़ा हमला भारतीय सेना की भूमिका पर। यही बात खत्म नहीं हुई। उन्होंने माहौल को और ज्यादा गरमाने के लिए भारत की तुलना इजराइल से कर डाली। कहा गया कि जैसे गाजा में फिलिस्तीनियों पर बम गिराए जाते हैं, वैसे ही भारत कश्मीर में ताकत का इस्तेमाल कर रहा है। यह तुलना यूं ही नहीं की गई थी। इसका मकसद बिल्कुल साफ था, भारत को दुनिया के सामने एक दमनकारी देश के रूप में दिखाना। इतना ही नहीं, उन्होंने यह संकेत भी दिया कि दुनिया के बड़े बड़े संगठन सब कुछ जानते हुए भी चुप हैं। यानी भारत की कथित शक्ति को जानबूझकर नजरअंदाज किया जा रहा है। यहीं से मामला और आगे बढ़ गया। तुर्की की सेक्रेटरी ने अब कोई पर्दा नहीं रखा। उन्होंने खुले मंच से कह दिया कि तुर्की कश्मीरियों के साथ खड़ा है। और बात सिर्फ यही नहीं रुकी, उन्होंने भविष्य की तस्वीर भी खींच दी। कहा गया कि एक दिन कश्मीरियों को आजादी जरूर मिलेगी और इस लड़ाई में पाकिस्तान उनका साथ देगा। यहां तुर्की ने खुद को पाकिस्तान का बड़ा भाई बताते हुए हर तरह के सहयोग का भरोसा दिया। लेकिन सबसे खतरनाक मोड़ अभी आना बाकी था। यह सहयोग सिर्फ बयान और समर्थन तक सीमित नहीं रहा। कैमरों के सामने संकेत दिए गए कि जरूरत पड़ी तो हथियारों की सप्लाई जैसी मदद भी की जा सकती है। और जब ऐसी बात खुलेआम कही जाए तो उसका मतलब पूरी दुनिया को संदेश देना होता है। यहीं से साफ हो गया कि यह सिर्फ शब्दों की जंग नहीं है, यह भारत के खिलाफ एक सोची समझी रेखा खींचने की कोशिश है। अब माहौल पूरी तरह बदल चुका था। कूटनीति की सारी बातें दूसरी पार्टी की बात करते हैं कि सीमाएं टूट चुकी थी और भारत के आत्मसम्मान को सीधे चुनौती दे दी गई थी। ऐसे में एक ही सवाल बचा था, भारत इस खुले उकसावे का जवाब कैसे देगा, क्योंकि अब यह तय था, चुप्पी अब कोई विकल्प नहीं थी। दोस्तों, इस खुले उकसावे के बाद भारत की तरफ से जो जवाब आया उसने पूरी बहस की दिशा ही पलट दी। विदेश मंत्री एस जयशंकर साहब ने ना गुस्सा दिखाया, ना भावनाओं में बहे, बस बिल्कुल ठंडे दिमाग से एक बात रख दी। उन्होंने साफ शब्दों में कहा, जो देश आतंकवादी संगठनों को राजनीतिक आंदोलन बताने की कोशिश करते हैं, उन्हें भारत को लोकतंत्र और मानवाधिकार का पाठ पढ़ाने का कोई हक नहीं है। यह लाइन किसी पर तंज नहीं थी, यह सीधा हमला था उस सोच पर जो आतंक और राजनीति के बीच फर्क मिटाना चाहती है। इसके बाद जयशंकर साहब ने मामले को और गहराई में ले जाते हुए कहा, तुर्की को दूसरों पर सवाल उठाने से पहले अपने रिकॉर्ड पर एक नजर डालनी चाहिए। उन्होंने इशारों इशारों में याद दिलाया कि कैसे सीरिया में सक्रिय आतंकी ठिकानों को फंड और हथियार मिलते रहे हैं, और यही नेटवर्क मिडिल ईस्ट से निकलकर यूरोप तक फैलने की कोशिश कर रहा है।
ऐसे हालात में भारत पर उंगली उठाना दरअसल अपनी सच्चाई से आंख चुराने जैसा है। इसके बाद जयशंकर साहब ने एक ऐसा तथ्य रखा जिसने पूरी बहस को चुप करा दिया। उन्होंने कहा भारत में तुर्की से कहीं ज्यादा मुस्लिम आबादी रहती है। अगर वाकई भारत में मुस्लिमों पर अत्याचार होता तो हालात अब तक बेकाबू हो चुके होते। लेकिन सच्चाई क्या है? सच्चाई यह है कि भारत में हर धर्म के लोग साथ रहते हैं। देश लगातार आगे बढ़ रहा है और यही वजह है कि भारत आज दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में शामिल है। जयशंकर साहब यही नहीं रुके। उन्होंने साफ चेतावनी देते हुए कहा, बिना पूरी जानकारी के किसी बड़े देश पर आरोप लगाना कूटनीति नहीं कहलाता, खास तौर पर तब जब वह आरोप पाकिस्तान जैसे देश के बहकावे में आकर लगाए जाए। संदेश बिल्कुल साफ था। भारत अपने आंतरिक मामलों में किसी की दखलंदाजी बर्दाश्त नहीं करेगा। कश्मीर भारत का विषय है और इस पर कोई बाहरी ताकत खुले मंच से भाषणबाजी करे, यह भारत को मंजूर नहीं। अंत में जयशंकर साहब का संदेश एकदम स्पष्ट था। भारत शांति में विश्वास करता है, संयम रखता है, लेकिन आत्मसम्मान से कभी समझौता नहीं करेगा। अगर कोई देश या कोई अधिकारी सीमा पार करने की कोशिश करेगा तो जवाब भी उसी मजबूती से मिलेगा। यही वजह है कि इस पूरे मामले में भारत का रुख सख्त, साफ और अडिग दिखाई दिया। लेकिन दोस्तों, तुर्की की बौखलाहट की एक और बड़ी वजह भी है जो कम लोग जानते हैं। असल में भारत ने तुर्की की नाक के नीचे ऐसा दांव चला है जिससे अंकारा की बेचैनी लगातार बढ़ती जा रही है। इस खेल में ग्रीस, साइप्रस और सबसे अहम आर्मेनिया शामिल है। अब जरा इस मैप को समझिए। एक तरफ तुर्की है, उसका करीबी दोस्त है अजरबैजान, और दूसरी तरफ छोटा लेकिन अहम देश आर्मेनिया। तुर्की खुलकर अजरबैजान को हथियार देता है। मकसद साफ है, ताकि अजरबैजान आर्मेनिया जैसे कमजोर देश पर दबाव बना सके। लेकिन कहानी यही पलट जाती है, क्योंकि पिछले कई सालों से भारत लगातार आर्मेनिया को हथियारों की सप्लाई कर रहा है और खबरें बता रही हैं कि अब भारत ने यह सप्लाई और तेज कर दी है। यही बात तुर्की और पाकिस्तान की नींद उड़ाए हुए है। तुर्की यह अच्छी तरह समझ चुका है कि इन्हीं हथियारों के दम पर आर्मेनिया अजरबैजान को कड़ा जवाब दे रहा है। हालात इतने बिगड़ चुके हैं कि तुर्की ने अजरबैजान के साथ मिलकर भारत को कई बार खुली धमकियां तक दे डाली। कहा गया कि भारत अपनी ताकत दिखाकर आर्मेनिया को हथियार देना बंद करे। लेकिन सवाल यह है, क्या भारत दबेगा या अब खेल और बड़ा होने वाला है? दोस्तों, यही वजह है कि यह मामला सिर्फ कश्मीर तक सीमित नहीं है। यह एक बड़े जियोपॉलिटिकल गेम का हिस्सा है और आने वाले वक्त में इसका असर दुनिया की राजनीति पर जरूर दिखाई देगा। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। जितना ज्यादा तुर्की ने भारत को रोकने की कोशिश की, भारत ने उतनी ही तेजी से आर्मेनिया को हथियार भेजने शुरू कर दिए। आज हालात यह हैं कि आर्मेनिया भारत के लिए हथियारों का एक बड़ा एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन बन चुका है और बात सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है। जब खबर आई कि भारत ग्रीस को S-400 जैसी ताकतवर मिसाइल सिस्टम ऑफर कर रहा है तो तुर्की की बेचैनी और बढ़ गई। अब जरा इस मैप को ध्यान से देखिए। मेडिटेरेनियन सी में लाइट ग्रीन रंग से जो छोटे छोटे आइलैंड दिख रहे हैं, उनमें से ज्यादातर या तो ग्रीस के हैं या फिर साइप्रस के। हैरानी की बात यह है कि इनमें से एक भी आइलैंड तुर्की का नहीं है, फिर भी तुर्की जबरदस्ती इन पर दावा करता है और इन्हें अपने कब्जे में लेना चाहता है। और यही बात तुर्की को सबसे ज्यादा खटकती है। क्यों? क्योंकि जब तक भारत ग्रीस और साइप्रस के साथ खड़ा है, तुर्की इन आइलैंड्स पर हाथ नहीं डाल सकता। यही वजह है कि मैप में भले ही भारत और तुर्की के बीच हजारों किलोमीटर की दूरी दिखती हो, लेकिन हकीकत यह है कि भारत ने तुर्की की नाक के नीचे दम कर दिया है। अब सवाल सीधा है, क्या जयशंकर साहब ने तुर्की की सेक्रेटरी को मुंहतोड़ जवाब देकर सही किया या नहीं? अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर बताइए। और अगर आपको ये वीडियो जानकारी से भरा लगा हो तो एक लाइक जरूर कीजिए और इसे अपने दोस्तों तक शेयर भी कीजिए, ताकि उन्हें भी सच्चाई पता चल सके। इसी तरह के और नॉलेजेबल और दमदार वीडियो देखने के लिए चैनल को प्लीज थैंक यू फॉर वॉचिंग देखिएगा, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिए। जय श्री राम।